छत्तीसगढ़ में चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने 85 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पार्टी ने उन नेताओं पर भी फिर से भरोसा जताया है जिनकी गिनती दिग्गजों में होती है। हालांकि टिकट वितरण के बाद बीजेपी में खुशी के साथ गम का माहौल भी है। बात करें खुशनुमा माहौल की, तो जिन पुराने नेताओं को फिर से मौका दिया गया है, वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आशान्वित तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर भी है। इन नेताओं में सबसे पहला नाम पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर का है। ननकी राम कंवर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी ने रामपुर विधानसभा से मैदान में उतारा है। अकेले ननकी राम कंवर ही नहीं जो सीएम बनने की चाहत रखते हैं, इस लिस्ट में पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये बात अलग है कि ये नेता अभी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा मेरे से छोटा बनेगा, उम्र में छोटा बनेगा। शायद हो सकता है, योग्यता में तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्र में तो जरूर छोटा बनेगा। ये मुख्यमंत्री मेरे चाहने नहीं चाहने से हो सकता है ना हो, लेकिन हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। अब मैं बोलूंगा विधायकों का पसंद ना आए तो क्या फायदा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, कमल चेहरा है। और कमल को लेकर अगर आप देखेंगे तो भारत की जब पहली क्रांति हुई थी तो रोटी और कमल को लेकर वो क्रांति हुई थी, और ये क्रांति भी लोगों की रोटी छीनी जा रही है और कमल को लेकर लोग सड़कों पर हैं और कमल को खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा सीएम का चेहरा है, और इसलिए कांग्रेस के पास एक आध दो चेहरे होंगे। अब तो कांग्रेस ने भी अपना चेहरा हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इसलिए मुझे लगता है कि अब चेहरे की बात करना बेमानी हो। लगभग 50% अपन माने, अभी और सूची जारी होना है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हम नए चेहरे जो आ रहे हैं उनको प्राथमिकता देंगे, और उन चेहरों को हमने प्राथमिकता दिया है। पुराने हमारे जो चेहरे हैं उनको हमने समावेश किया है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप 3 तारीख का इंतजार करेंगे। इस बार भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जीत करके आएगी। ये तो थी उन नेताओं की बात जिन पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसके साथ ही ऐसे नेता भी हैं जो टिकट कटने से दुखी हैं। इन नेताओं का दुख आंसुओं के रूप में छलक रहा है, जो रोते हुए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक बंगला में 1000 2,000 लोग बैठे। हमारा दामाद और राम प्रकाश वकील साहब ये केस लड़ रहे हाईकोर्ट में। कितना बड़ा चुनाव थी कि लोगों ने स्वीकार किया। इतनी बड़ी घटना, राम प्रकाश और हमारे दामाद के दिल में क्या बीत रहा होगा, हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अभी नहीं हुआ तो जसपुर खा, ये शक्ति हमको पैदा करना पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं की चाह और टिकट कटने से दुखी नेताओं के दर्द की सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना ही नहीं साध रही, बल्कि बीजेपी संगठन के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसमें गुटबाजी तो बहुत है, वो तो सब पूरे 5 साल हम लोगों ने देखा है। इनके बीच में हंटर चला के पुरंदेश्वरी चली गई, मेघवाल जी असफल हो गए। अब वो माथुर जी आए तो लगा था सब कुछ बदल डालेंगे, सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन वही लोग जो 15 साल छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने लूटा, वो लोग ऐसा माहौल बनाए कि जब बड़े नेता आते थे भीड़ कम होती थी, लोग भीड़ जाने नहीं देते थे, कार्यकर्ताओं नहीं जाने देते थे। तो हुआ ये कि फिर वही लोग सब टिकट पा लिए। स्थिति ये है। तो माथुर साहब भी असफल हो गया। सब कुछ बदल डालूंगा, नहीं चला, सब कुछ वही है, और जिसको जनता 5 साल पहले नकार चुकी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। अभी से बीजेपी नेताओं की सीएम बनने की चाहत भी उभर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं में से किसकी चाहत पूरी होती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़ टिकट चाह और सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स।
चुनावी द्वंद्व के बीच सीएम बनने की चाह के क्या मायने? बीजेपी ने अब तक क्यों साफ नहीं किया सीएम फेस? केंद्रीय नेतृत्व मैदान में, लेकिन राज्य का कौन करेगा नेतृत्व? असंतोष और अंतर्कलह से किसको होगा नुकसान? तो इन्हें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देंगे। तो जिस तरीके से यह देखने में आया है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासी अखाड़ा तो तैयार हो गया है। बीजेपी ने अपने पुराने और दिग्गजों समेत 85 प्रत्याशियों को भी उतार दिया है, लेकिन टिकट मिलने के बाद बीजेपी के दिग्गजों की प्रतिद्वंदी से टकराने से पहले ही सीएम की कुर्सी पर नजर है और पार्टी के कुछ पुराने नेताओं की सीएम बनने की जो इच्छा है वो जाग उठी है। चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, ये चुनावी द्वंद्व के बीच में जो अचानक से सीएम बनने की जो इच्छा जाग उठी है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? दिव्यांशु जी, देखिए, पहले तो भाजपा में ये कहा जा रहा था कि बहुत से जो है चेहरे बदलने वाले हैं और पुराने चेहरे जो है इस बार रिपीट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि नए चेहरों के दम पर जो है भाजपा सत्ता में फिर से वापसी करेगी। ये एक तरह से परसेप्शन बन गया था पिछले कुछ महीनों से जी। लेकिन जब जो है इसकी सूची आई, दूसरी सूची खास करके जिसमें 64 लोगों का नाम था, तो उसमें जब बहुत सारे पुराने चेहरे जब रिपीट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से देखिए, जब उनको टिकट मिल गया तो उनकी चाहत बढ़ना स्वाभाविक है कि इंसानी फितरत होती है कि पहले वो टिकट नहीं मिलने की उम्मीद में थे और जब टिकट मिल गया तो सीएम बनना क्यों नहीं चाहेंगे। तो स्वाभाविक है कि एक तरह से जो है कि टिकट मिल गया है इसलिए सीएम जो है हम बन सकते हैं, और हर व्यक्ति का अधिकार है सोचने का अपना। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सीएम बनने की चाहत एक तरह से दूर की बात है। भाजपा ने जिस तरह से कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, कई पुराने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा है, तो इससे एक तरह से जो है अभी ये कुछ भी कहना कि कौन सीएम बनेगा या सीएम बनने की चाहत किसकी पूरी होगी, ये बहुत कठिन है और ये एक तरह से असमंजस और ऊहापोह और भ्रम की स्थिति है। पहली बात तो कि सत्ता में भाजपा की वापसी हो रही कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्या जो है सरकार बनाने लायक स्थिति में भाजपा प्रदर्शन कर पाएगी, भाजपा क्या 45 के आंकड़े को छू पाएगी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है। जी जी, चलिए ठीक है, मैं मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी, गणेश राम भगत के तो आंसू निकल आए, वो तो रो रहे हैं, और इधर ब्रजमोहन अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी में तो हर कार्यकर्ता सीएम का फेस है। तो क्या कहेंगे इस पर? ये बड़ी अजीब स्थिति बन रही है बीजेपी में। मुकेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रत्याशी घोषित नहीं किया है जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के कारण बहुत सारे लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि काफी लोगों को उम्मीद थी कि टिकट एक ही को मिलता है, तो थोड़ा बहुत नाराजगी है, वो नाराजगी समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी बात मुख्यमंत्री की, तो आप ध्यान रखेंगे 2018 के पहले कांग्रेस पार्टी का भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था जी। वो भी मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद विधायक दल के द्वारा तय किया जाता है, और वही प्रक्रिया भाजपा में भी होगा। और रही बात तो कमल छाप पे सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो पार्टी ने भी कहा है। तो असमंजस की स्थिति, सिर फुटबॉल की स्थिति और अंतरकलह की स्थिति मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है, इसीलिए प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन लेता हूँ जी। सुरेंद्र जी, कुछ कहेंगे मुकेश जी की बात पर? दिव्यांशु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी ने कही, न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। इनसे पूछिए, प्रत्याशी के संदर्भ में पूछा गया था क्या भाजपा के किसी छत्तीसगढ़ के नेता को? अरुण साव जी को तक नहीं मालूम था। जिस सूची को वो परसों सुबेरे तक फर्जी बता रहे थे जी, आज उसी पे सफाई दे रहे हैं।
तो हम दो और हमारे दो के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी तीसरे की कोई बखत नहीं है। और जब प्रत्याशियों के नाम पर इनसे चर्चा नहीं किया गया तो ये सीएम का कैसे कह सकते हैं कि इनसे पूछ के किया जाएगा? तो ये अधिनायकवाद है भारतीय जनता पार्टी का। मूल बात, गणेश राम भगत जी जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जुदेव जी का करीबी माना जाता है जी। और जो उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का है, ये सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र विधायक का टिकट काटा, वो कौन है? विंद्रानवागढ़ के आदिवासी विधायक डमरूधर पुजारा। जितने हारे थे, जितने रमन सरकार में दागी भ्रष्टाचारी मंत्री थे, जिनको जनता ने नकारा था 2018 में, उनको फिर से टिकट दिया गया। जो तीसरे स्थान पर आए थे जुदेव जी की बहू चंद्रपुर सीट से, वो भी टिकट पा गई। लेकिन टिकट कटा किनका? जो आदिवासी वर्ग से हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है ओबीसी के। सबसे कद्दावर नेता हैं ओबीसी के चंद्रशेखर साहू जी, पूर्व सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, उनकी टिकट काट दिया। ये तो सामाजिक न्याय को मजाक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनको अवसर था 3-3 बार, बहुसंख्यक आबादी है ओबीसी, तब इनको याद नहीं आया। उस समय ताराचंद साहू हुआ करते थे भाजपा के सबसे कद्दावर नेता आदिवासी ओबीसी वर्ग से, उनको उपेक्षा का शिकार होकर पार्टी छोड़ना पड़ा। कल ही एक वीडियो वायरल हुआ शहीद भीमा मंडावी की पुत्री का, बिल्कुल, जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा से जीते थे। उनकी पुत्री ने सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से कि एक शहीद की विधवा को क्यों अपमानित किया गया, क्या कारण है उनका टिकट काटने का? सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी, राजेश मूड़ा, तमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, तमाम लोग, ओपी चौधरी खरसिया से हारे तो इस बार रायगढ़ से मिल गया, जो कटघोरा से हारे इस बार कोरबा से पा गए। लेकिन चुन चुन के अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, ओबीसी का टिकट ये क्यों काटे, ये क्या आधार है, ये बता नहीं पा रहे। तो ये अभी ऐसे सफाई देने से पहले ही अपने गिरबान में झांके कि छत्तीसगढ़ के किस नेता का इन्वॉल्वमेंट था। ये जो प्रत्याशी की सूची जो जारी किए हैं ये बता दें। तो इनसे तो पूछने की परंपरा नहीं है, अधिनायकवाद है, टिकट बेचने की परंपरा है भाजपा में। कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो सारे के सारे टिकट पा गए। संपत अग्रवाल के बारे में भाजपा ही आरोप लगा रहे हैं कि वो टिकट खरीदे हैं। रायपुर उत्तर में क्या स्थिति है यह भी सर्वविदित है। तमाम नाम है, राजिम से लेकर डोंडी लोहारा तक। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की हकीकत यही है। ननकी राम कंवर सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता है भाजपा के। 1.5 साल बाद बयान आया उनका पहली बार। 1.5 साल से उनको बोलने पे रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो रमन सरकार पर यह प्रेस वार्ता में आरोप लगाए थे कि जो कमेटी बनी थी इनकी अध्यक्षता में, उसके फाइंडिंग्स जो है हाईकोर्ट में रमन सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक छुपाए। तो ये तो मूलतः आदिवासी विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं। ठीक है, बोलने से मना किया जाता है इनके नेताओं को। चलिए ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं मुकेश जी से, फिर मैं लखन जी के पास जाऊंगा। जी मुकेश जी, अधिनायकवाद की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी बीजेपी में, क्या कहेंगे इस पर? ये पहले बात कर लें 2.5 साल का क्या हुआ था। आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर में वो 2.5 साल वाला विषय सुलझा नहीं है। मंत्री मना करते हैं चुनाव लड़ने से, नेता विधायक मना करते हैं चुनाव लड़ने से। जरा प्रत्याशी घोषित कर लें, उसके बाद इतनी सारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंता करें। प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आता है कितना बड़ा अंतर कला है। और इनके सरकार में इनके मंत्री कहते हैं कि हमने जनता के साथ न्याय नहीं किया, और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अरे आपने तो गरीबों के हक को छीना है, गरीबों के आवाज को छीना है, उनके सिर के ऊपर छत होना चाहिए था, उसको छीना है आपने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बात करने के पहले इनको अपना स्थिति देखना चाहिए कहाँ है, और प्रत्याशी घोषित होने दीजिए। देखिए कैसे सिर फुटौल होता है। वही कारण है आज प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, चुनाव में पीछे चले गए हैं, हड़बड़ाहट है, घबराहट है, इसलिए इतनी सारी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता खुद कर लेगी, ये कांग्रेस पार्टी की चिंता करे और लोगों से किए हुए वादे को पूरा करे। नहीं कर सके, अब जनता जवाब मांगेगी, जवाब तैयार रखें।
ठीक है कोई मुकेश और जी, नहीं है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी चिंता करें। ठीक है, अच्छी बात कही आपने। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल लखन जी से कर लूँ। लखन जी, चलिए ठीक है, मुकेश जी कह रहे हैं कि हाँ अभी तक कांग्रेस की सूची क्यों नहीं आई, आ जाएगी जैसे ही ये पितृपक्ष समाप्त होंगे, माता जी बैठेंगी और सूची भी आ जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस के नाम को क्लियर क्यों नहीं किया है, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भाजपा में कुछ न कुछ मात्रा में गुटबाजी है ही, और वो स्पष्ट है। उसी वजह से सीएम का जो चेहरा है वो भाजपा के लिए जो है दिक्कत है कि वो यदि सीएम चेहरे के रूप में यदि रमन सिंह जी का या किसी और दूसरे का नाम यदि घोषित किया जाता है तो भाजपा में जो गुटबाजी है वो और बढ़ जाएगी। तो ये साफ स्पष्ट है। और दो तीन चीजें जो है, देखिए, अंतरकलह भाजपा में है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता पिछले 5 सालों में। और यही वजह है कि जो है भाजपा इतना बैकफुट पर गई, और जहां 3 साल लगातार, देखिए, सत्ता में रहने के बाद इस तरह की स्थिति निर्मित होना तो और इस 4.5 पौने 5 साल में उस स्थिति में बहुत कुछ सुधार भी नहीं हुआ कि उस गुटबाजी को किस तरह से खत्म किया जाए। और उसकी दिशा में भी मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी शायद प्रयास किया होगा, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे। और यही वजह है कि देखिए, यहाँ पर भाजपा के जो प्रभारी भी जो है दूसरे राज्यों के नेताओं को बनाया गया, तो भाजपा को लेकर उसको भी लोगों में ये चर्चा होती है कि आखिर यहाँ के जो नेतृत्व, ये अलग बात है कि रमन सिंह जी को हमेशा जब भी केंद्रीय नेतृत्व आता है या तो है उनको तवज्जो मिल रहा है, और ये एक तरह से अघोषित रूप से रमन सिंह जी अभी जो है नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब बात होती है तो गुटबाजी की बात तो होती है। एक और बात दिव्यांशु जी, जैसे टिकट वितरण में छोटा मोटा जो छुटपुट असंतोष तो है, निश्चित रूप से वो हर पार्टी में होता है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि गुजरात मॉडल की तरह यहाँ भी लगभग जो है हारे हुए या दूसरे तीसरे क्रम पर आए लगभग जो है अधिकांश 3/4 से ऊपर प्रत्याशियों को भाजपा बदलने जा रही है और नए चेहरे ला रही है। तो उसमें उसको लेकर थोड़ा सा जनता में भी ये चर्चा हो रही है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि भाजपा गुजरात मॉडल को यहाँ पेश नहीं कर पाई और अधिकांश पुराने चेहरों को जो है फिर से उतारी है। तो इसकी मुख्य वजह यही लगती है कि भाजपा अब किसी भी तरह का जो है रिस्क मोल लेना नहीं चाहती है, और असंतोष यदि पुराने कद्दावर जो हारे हुए नेता है उनको यदि टिकट नहीं देती तो अंतरकलह या सिर फुटबल की स्थिति और हो सकती थी। इसलिए भी जितना हो सके जो है डैमेज कंट्रोल करते हुए जितनी सीटों को किस तरह से बढ़ाया जाए, अधिकांश जो है भाजपा अब उस पर काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बोलिए। दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यह मान चुका है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश पर भरोसे की सरकार का इनके पास कोई विकल्प नहीं है, और ये हथियार डाल चुके हैं। 4 सांसदों सहित केंद्रीय मंत्री को उतारना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने संकट में है। पिछले 4 साल के दौरान ये 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, आधा दर्जन से ज्यादा प्रभारी आ गए, 2 महीने के भीतर 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री आए। ये 2.5 साल की बात कर रहे थे मुकेश शर्मा जी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 3/4 से बड़ी बहुमत है। 90 में 71 विधायक हैं कांग्रेस के। ये गठबंधन की सरकार नहीं है। 2.5 साल का फार्मूला तो इनके यहां था। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को बदल दिया 2.5 साल में। जिस प्रकार से 2018 की हार का ठीकरा धर्मलाल कौशिक पर फोड़ा, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां से हटा के नेता प्रतिपक्ष बनाए, 2.5 साल के भीतर वहां भी बदल दिया। तो ये प्रदेश में दिव्यांशु जी पहली बार जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी का, 15 साल इनको सरकार में रहते याद नहीं आया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ओबीसी वर्ग से हैं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी ओबीसी वर्ग से हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। यही नहीं, बहुसंख्यक विधायक, निगम मंडलों के अध्यक्ष, और सबको सहभागिता मिली है। ये बताए 5 ओबीसी का नाम बताए थे, चुनौती देता हूं मुकेश शर्मा जी, जिनको 15 साल में इनको जिन्हों पावर दिया गया हो। तो इनको सामाजिक न्याय में पहले भी कहा कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस इसी के लिए संघर्ष करते हैं। इनके लिए आदिवासी, एससी, एसटी, महिला केवल वोट बैंक है। 1 विधायक है महिला, हमारे यहां 13 विधायक है, देख ले। तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है आरोप लगाने का। और जिस प्रकार से आवास के बारे में झूठ बोल रहे हैं, विधानसभा का लिखित आंकड़ा है,
रमन सिंह के शासनकाल में केवल 2,37,000 आवास बने थे। भूपेश सरकार ने 13,04,000 आवास बनाए और जो 8 लाख आवास केंद्र की मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया, तो भूपेश सरकार ने अपने संसाधनों से, जिसमें 1 रुपया केंद्र का नहीं है, 10 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव पारित किया और वो योजना भी शुरू हो गई बिलासपुर में। आवास न्याय योजना हमने रखा, जिसमें खड़गे जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ, गलत बयानी, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। पिछले 4 साल में, 5 साल में जो सुशासन आए हैं, ये प्रतिमान स्थापित हुआ है। ठीक है। 65 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए 56 महीनों में। ये नीति आयोग केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है। रमन राज में यह छत्तीसगढ़ कुपोषण, एनीमिया, भूखमरी और नक्सलवाद के पर्याय बना के रख दिए गए थे। भाजपाइयों के और इनके पूंजीपति मित्रों के का चारागाह बना दिया गया था। नंदराज पर्वत को 16-17 में बेचे, जब इनके दोनों जगह केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी। मैं प्रतिक्रिया देता हूं। प्लांट को बेचने का षड्यंत्र अभी कर रहे हैं। ठीक है। मुकेश जी कुछ कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? मुकेश जी। है नहीं, शुरू से आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि इनकी अपनी कोई उपलब्धि है ही नहीं है, कुछ बताने लायक है ही नहीं। ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी की ही चिंता कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपना चिंता कर लेगी। आपने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों का क्या हुआ, उसका जवाब आप दीजिए। नहीं तो जनता तैयार है आपको जवाब देने के लिए। आपने गरीबों का आवाज क्यों नहीं बनाया? 36 में 34 वादे, पहली सरकार है। चुनौती है भाजपाइयों को। मोदी सरकार के 10 साल का हिसाब दे ले, अपने 15 साल का हिसाब दे दें। किसानों को बोनस के नाम पर 15 साल ठगे, युवाओं के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचा। 2,500 में जो तेंदुपत्ता खरीदते थे, आज 4,000 में खरीदी हो रही है। शराबबंदी आपने कहा था, क्यों नहीं किया? ठीक है, शराबबंदी कहा था क्यों नहीं किया? दिव्यांशु जी, जो ये भाजपा असंभव कहते थे, भूपेश सरकार ने करके दिखाया है। ठीक है। वो कह रहे हैं शराबबंदी का आपने वादा किया था, क्यों नहीं किया? बताइए सुरेंद्र जी। हमने किया 103 दुकान बंद हुए। हम तो नशाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, केवल शराबबंदी नहीं। ये शराब का सरकारीकरण करने वाले, गोवा को पीछे छोड़कर शराब में डुबाने वाले 16 में आप रिपोर्ट देख लीजिए। अभी तो कमी आई है और आगे हम उचित माहौल देख के बंद भी करेंगे। पेशा कानून हमने लागू किया। 85 ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में जहां ग्राम सभाओं को अधिकार दिया। 96 का कानून है, सरकार में रहते इनको याद नहीं आया। गली गली में हुक्का बार खोलने वाले भाजपाई, सूखे नशे को संरक्षण देने वाले भाजपाई, शराब के तस्कर और कोचियों को प्रोत्साहन देने वाले भाजपाई किस मुंह से आरोप लगाते हैं? ठीक है। चलिए ठीक है। मुकेश जी कुछ कहेंगे? लखन जी के पास जाऊं। जी मुकेश जी। इनके घोषणा पत्र में शराबबंदी का बात था, इन्होंने वादा किया था हमारे प्रदेश की 1 करोड़ महीने शराबबंदी करते रहूंगा। 2018 करते रहे, इससे बात बनेगा नहीं। जनता जवाब देने के लिए तैयार रही, काहे नहीं किए? मुकेश जी एक बात बताइए। ये तो बता नहीं पा रहे हैं। मुकेश जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी उन्होंने नहीं की, क्या ये समझा जाए कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप पूर्ण शराबबंदी को लागू कर देंगे? मुकेश जी हाँ या ना? नहीं करेंगे। किया नहीं, झूठ बोल के वोट लिया। नहीं करेंगे। 15 साल सरकार में रहे तो शराब को बढ़ावा दिए, 400 करोड़ के बजट को 5,000 करोड़ पहुंचाया। छत्तीसगढ़ को नशे में डुबाने वाले एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट। मुकेश जी आप मेरे एक सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप शराबबंदी करेंगे या नहीं करेंगे अगर कल को आपकी सरकार आई तो? बताइए। पूरा करेंगे। एक चीज आप जान लीजिए, हम जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। शराबबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताइए। शराबबंदी करेंगे या नहीं करेंगे? जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। वादा करके लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। लोगों को एक बात बताइए। एक मिनट सुरेंद्र जी एक मिनट लाने का वादा था। अरे एक मिनट सुरेंद्र जी, खाते में देने का वादा था, क्या हुआ? अरे सुरेंद्र जी एक मिनट। लखन जी से मैं मुखातिब हो रहा हूँ। लखन जी चलिए ठीक है, बीजेपी ये कह रही है कि हाँ हम आए सरकार में तो शराबबंदी कर देंगे, लेकिन जिन राज्यों में शराबबंदी है या अगर शराबबंदी होती है तो फिर उस वजह से जो जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत की खबरें आती हैं और फिर जब लोग मरते हैं जहरीली शराब पी कर, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है आप आए, आपने कर दी शराबबंदी, क्या शराबबंदी कर देने मात्र से समाधान हो जाएगा समस्या का? लखन जी
जी बिल्कुल नहीं। देखिए शराबबंदी इसीलिए तो देखिए ये पेच इसीलिए फंसता जा रहा है क्योंकि शराबबंदी के बाद खास करके बिहार में जिस तरह से मौतें होती हैं आए दिन, और छत्तीसगढ़ का जो 2/3 से अधिक जो हिस्सा है और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वहां पर शराबबंदी करने के पहले जो है स्थानीय सरकारों से, शासन से अनुमति की जरूरत होती है। आदिवासी बेल्ट है, 32% जनसंख्या आदिवासी, तो बहुत सारी इसमें पेचीदगियां हैं। और यही वजह है कि शराबबंदी एक मुद्दा बना हुआ है। तो शराबबंदी एकाएक करना जो है, मुझे लगता है कि मौतों को रोकने का समाधान नहीं है, तो इसलिए भी ये मामला इस तरह लटकता जा रहा है। ठीक है। दिव्यांशु जी एक बात और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि देखिए भाजपा में सीएम चेहरे के पहले अभी तो भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भाजपा अपनी सीट को किस तरह बढ़ाए। 30-35 सीट लाने के लिए अभी भाजपा जद्दोजहद कर रही है, और भाजपा की मुख्य कोशिश भी यही है कि वो सीएम चेहरा तो बाद में होगा, पहले हम जो है किस तरह से अपनी सीट को बढ़ाएं। सीट को बढ़ाएं महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो कद्दावर नेताओं को उतार करके भाजपा चाहती है कि एक सीट का भी नुकसान ना हो। ठीक है जी। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुरेंद्र जी बोलिए। दिव्यांशु जी, मेरी यही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस है तो मोदी जी उस गुजरात से आते हैं जहां 60 के दशक से शराबबंदी है। भाजपा के 9 निकम्मे सांसद हैं, पूरे देश में शराबबंदी लागू करवा दे। लैंडलॉक प्रदेश है छत्तीसगढ़। ये कोचियों और तस्करों को संरक्षण देने वाले भाजपाई ये बताएं, गुजरात में मेडिकल परमिट के नाम पर शराब भी देते हैं क्या? तो ये चाहते हैं कि अचानक नोटबंदी की तरह शराबबंदी हो जाए। हम तो कहते हैं जब लॉकडाउन में शराब बंद था तो क्यों नहीं करते? अगर हिमायती है शराबबंदी के, पूरे देश में लागू कर दे। चलिए ठीक है। देखिए समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से गणेश राम भगत के आंसू दिखाई दिए, उनका दर्द छलक आया, कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि हाँ, जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो हिलोरे लेने लगी हैं, वो हिलोरे ले रही हैं। लेकिन महत्वाकांक्षाएं ठीक है अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही स्पष्ट करेंगे। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।